उत्तर प्रदेश के गोंडा में आज इस वक्त एक अजीबोगरीब हालात पैदा हो गए जब एक चुनावी रैली में भाजपा के शीर्ष नेता राजनाथ सिंह को बेरोजगार युवकों की नाराजगी झेलनी पड़ी। गोंडा में आयोजित भाजपा की एक चुनावी रैली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को युवकों के भयंकर गुस्से का सामना करना पड़ा। जैसे ही राजनाथ सिंह मंच पर भाषण देने को खड़े हुए, रैली में मौजूद बेरोजगार युवकों ने सेना में भर्ती चालू करो, हमें रोजगार दो जैसे नारे लगाने शुरू कर दिए, जिसके बाद राजनाथ सिंह ने युवकों को समझाने का प्रयास करते हुए कहा कि हम आपकी पीड़ा समझते हैं, आप चिंता मत करो। लेकिन युवाओं में राजनाथ की एक ना सुनी और लगातार नारेबाजी करते रहे। आप खुद देखिए क्या है पूरा मामला। वैसे इन नौजवानों की पीड़ा मैं समझ रहा हूं। कोरोना का बस 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 अब चलो, हो गया। मेरे बहनों भाइयों, जैसा मैंने कहा कि इसके पहले भी इस स्थान पर मैं आ चुका हूं और सार्वजनिक सभाओं को मैं संबोधित कर चुका हूं। देर से आया हूं लेकिन मैं पूरी तरह से दुरुस्त आया हूं। आप लोगों ने बहुत ही गर्मजोशी के साथ तालियां बजाकर मेरा स्वागत किया है, अभिनंदन किया है। मैं जानता हूं भारत की परंपरा है और शिष्टाचार का तकाजा भी है। स्वागत, सलाम दुआ और अभिनंदन कभी एक तरफा नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं भी अपनी तरफ से शीश झुकाकर आप सभी बहनों भाइयों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। आपके प्रत्याशी अजय कुमार सिंह जिस समय भाषण कर रहे थे, अजय कुमार सिंह को मैं नीचे से लेकर ऊपर तक मैं देख रहा था और उनकी बातों को मैं बहुत ही गंभीरतापूर्वक सुन रहा था। मेरा जो राजनीतिक जीवन का अनुभव है, बहनों भाइयों, मैं कह सकता हूं कि जो मैंने अजय कुमार सिंह को समझा है, देखने के बाद एक निहायत शरीफ और सज्जन ऐसे उम्मीदवार का चयन भारतीय जनता पार्टी ने किया है। और विधानसभा में पहुंचने के बाद मुझे पूरा विश्वास है कि अजय कुमार सिंह अपने विधानसभा क्षेत्र की जनता की सेवा एक सेवक के रूप में करने में कामयाब होंगे, यह मुझे पूरा यकीन है। इस समय हिंदुस्तान के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में तो चुनाव चल ही रहा है। उत्तर प्रदेश के अतिरिक्त इस देश के 4 राज्यों में भी चुनाव चल रहे हैं। बहनों भाइयों, चारों राज्यों की चुनाव में सभाओं को संबोधित करने के बाद विगत कुछ दिनों से मैं इस समय उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनावों के लिए सार्वजनिक सभाओं को संबोधित कर रहा हूं। और मैं आपको बतलाना चाहता हूं, चारों विधानसभा क्षेत्रों में इस समय चारों राज्यों के चुनावों में भारतीय जनता पार्टी का परचम लहरा रहा है। और यहां पर जब उत्तर प्रदेश में आया हूं और यदि आप सबके बीच यहां पर मैं खड़ा हूं, तो बहनों भाइयों, उत्तर प्रदेश में भी 2 चरणों के चुनाव हमारे संपन्न हो चुके हैं। 2 चरणों के चुनाव संपन्न हो चुके हैं और राजनीतिक विश्लेषकों ने यह बतलाया है अपने विश्लेषण के आधार पर, सर्वेक्षण एजेंसियों का भी यह कहना है कि 2 चरणों के जो विधानसभा के चुनाव अब तक उत्तर प्रदेश में संपन्न हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी को कमोबेश उतने ही सीटों पर कामयाबी प्राप्त हो रही है जितनी सीटों पर 2017 के विधानसभा चुनाव में कामयाबी हासिल हुई थी। केंद्र में आपने हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी को काम करते हुए देखा है आपने, और प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी को मुख्यमंत्री के रूप में अपनी भूमिका निभाते हुए आपने देखा। बहनों भाइयों, इतनी बात मैं दावे के साथ कह सकता हूं, भारत ही नहीं, दुनिया की जो सर्वेक्षण एजेंसियां हैं वह भी कामकाज की समीक्षा करने के बाद, सभी राज्य सरकारों के कामकाज की समीक्षा करने के बाद इस नतीजे पर पहुंची हैं
कि बहनों भाइयों, हिंदुस्तान में सबसे अच्छी सरकार चलाने वाली यदि कोई राजनीतिक पार्टी है तो उस राजनीतिक पार्टी का नाम है भारतीय जनता पार्टी, जो सबसे अच्छी सरकार चलाने वाली यह राजनीतिक पार्टी है। सभी इस बात को सच्चाई पूर्वक स्वीकार करते हैं और उसी भारतीय जनता पार्टी के लिए आपसे वोट मांगने आया। और मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी का यह चरित्र रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो कुछ भी कहा है उसको अक्षरशः भारतीय जनता पार्टी ने पूरा किया है। मैं यह दावा नहीं करना चाहता कि भारतीय जनता पार्टी में रहने वाला कोई व्यक्ति कभी झूठ नहीं बोलता है, यह मैं कोई दावा नहीं करना चाहता। हमारे यहां कोई व्यक्ति झूठ बोल सकता है, लेकिन इतनी बात मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि हमारी पार्टी यदि जो कुछ भी बोलती है बहनों भाइयों, कोई मां का लाल उस पर सवाल या निशान नहीं लगा सकता है। जो हम कहते हैं वह करते हैं। मैं आपसे भी अनुरोध करना चाहूंगा, अपने प्रेस के मित्रों से भी मैं कहना चाहूंगा, जो कुछ भी मैं कहने जा रहा हूं, मेरी बात यदि कोई गलत हो तो आप अपने अखबार के पन्नों पर लिख देना कि राजनाथ सिंह आए थे, जनता को गुमराह करके चले गए। बहनों भाइयों, हमारी गलती होगी तो उसे मैं स्वीकार कर लूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं हमने आज तक जो कुछ भी कहा है, जो कहा है वह किया है, और जो कहे रहे हैं वह करके हम दिखाएंगे। हम जनता की आंखों में धूल झोंक कर राजनीति करने में विश्वास नहीं करते हैं, बल्कि जनता की आंखों में आंख मिलाकर राजनीति करने में विश्वास करते हैं। 1951 में जिस समय हम भारतीय जनसंघ के रूप में काम कर रहे थे, उस समय डॉक्टर श्यामा प्रसाद जी मुखर्जी हमारे अध्यक्ष हुआ करते थे। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने 51 में उस समय कहा था, जिस दिन भारत की संसद में हमको स्पष्ट बहुमत मिल जाएगा, उस दिन हम चुटकी बजाकर धारा 370, जिसके तहत जम्मू कश्मीर को विशेषाधिकार प्राप्त है, उस विशेषाधिकार को हम समाप्त कर देंगे। और बहनों भाइयों, आपने देखा कि संसद में बहुमत मिलने के बाद जम्मू कश्मीर को धारा 370 के तहत जो विशेषाधिकार प्राप्त था, उसको हम लोगों ने समाप्त कर दिया। यह है भारतीय जनता पार्टी का चरित्र। हम लोगों ने कहा था हमारी सरकार बनेगी, नागरिकता का कानून हम भारत की संसद में पास करेंगे। बहनों भाइयों, मैं मानता हूं धर्म के आधार पर भारत का विभाजन नहीं होना चाहिए था, लेकिन हो गया। इसे मैं विडंबना मानता हूं, लेकिन पाकिस्तान में जो हमारे हिंदू, सिख, ईसाई, पारसी, यहूदी, जो भी भारत के मूल निवासी थे, जो रह गए थे, उनका वहां पर धार्मिक उत्पीड़न हो रहा था। भारत में पुनः आकर यदि वह नागरिकता हासिल करना चाहते थे तो नागरिकता का प्रभावी कानून न होने के कारण उन्हें नागरिकता प्राप्त नहीं हो पा रही थी। जलालत की जिंदगी यहां पर जीते थे। झोपड़ियों में कई बंसजों की जिंदगी गुजर जाया करती थी। उस समय हम लोगों ने वादा किया था, जिस समय भारत का विभाजन हुआ था उसके बाद। और बहनों भाइयों, जब संसद में हमको बहुमत मिल गया तो हमने डंके की चोट पर नागरिकता का कानून पास कर दिया। यदि हमारा पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश का रहने वाला कोई भी हिंदू, सिख, ईसाई, पारसी, यहूदी, यानी कोई भी अल्पसंख्यक यदि भारत आकर नागरिकता लेना चाहता है तो हम उसे ससम्मान नागरिकता आज मुहैया करा सकते हैं। यह भारत की हैसियत बनी है। 1984 में कहा था, 1984 में हम लोग ने कहा था हम आएंगे, ऐसी परिस्थितियां पैदा होंगी कि अयोध्या की धरती पर भव्य राम का मंदिर बनकर रहेगा। लोग ये कहते थे, जब जब चुनाव आता है भारतीय जनता पार्टी वाले राम मंदिर की चर्चा करने लगते हैं। हम लोगों के ऊपर जैसे लगता था कि इस प्रदेश की जनता का भी कोई विश्वास नहीं था। आपने देखा कि बहनों भाइयों, केंद्र में हमारी सरकार आने के बाद ऐसी परिस्थितियां बन गई कि अब अयोध्या की धरती पर भव्य राम का मंदिर खड़ा हो रहा है। प्रत्यक्ष रूप से सारी दुनिया अपनी आंखों के सामने उसे देख सकती है। जो हमने कहा था वो किया था। एक बात वैसे ही
हंसी हंसी में हम लोग अपनी सार्वजनिक सभाओं में कहते थे कि लक्ष्मी जी जब घर में आती हैं तो लक्ष्मी जी हाथी पर बैठकर घर में नहीं आती हैं। लक्ष्मी जी जब घर में आती हैं साइकिल पर बैठकर नहीं आती हैं। लक्ष्मी जी जब घर में आती हैं तो हाथ हिलाते हुए नहीं आती हैं। और हम लोग कहा करते थे कि जब लक्ष्मी जी घर में आती हैं तो कमल के फूल पर ही बैठकर लक्ष्मी जी घर में आती हैं। तो उस समय भी लोग कहते थे ये भाजपा वाले जनता को गुमराह कर रहे हैं। बहनों भाइयों, जनता को उस समय भी गुमराह नहीं किया था। उस समय के हम लोगों के इस स्टेटमेंट को भी लोगों ने हल्के तरीके से लिया। क्या यह सच नहीं है? पहले की सरकारों को भी आपने काम करते हुए इस उत्तर प्रदेश और देश में देखा है, चाहे समाजवादी पार्टी हो, बहुजन समाज पार्टी हो अथवा कांग्रेस हो। क्या किया है? क्या भारत का कोई ऐसा प्रधानमंत्री हुआ है जिसने यह संकल्प लिया हो कि हम आगामी कुछ वर्षों में सारे हिंदुस्तान में ऐसे हालात पैदा कर देंगे कि एक परिवार भी शेष नहीं बचेगा जिस परिवार को अपना सिर ढकने के लिए पक्का छत न मुहैया हो जाए। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, यहां पर भी बहुत सारे लोग ऐसे मौजूद होंगे जिनको कि पक्का घर मुहैया हुआ होगा। हमारे प्रधानमंत्री की संवेदनशीलता देखिए। उन्होंने कहा गरीब घर की माताएं बहनें, मध्यम वर्गीय परिवारों की माताएं बहनें घर में अंगीठी जलाकर, लकड़ी जलाकर, धुएं में आंखों से आंसू चलता रहता है, वह खाना बनाती हैं, सेहत बिगड़ती है, आयु कम होती है। उनके घर में भी खाना यदि बनना चाहिए तो एलपीजी गैस सिलेंडर से खाना बनना चाहिए बहनों भाइयों। और हमारे प्रधानमंत्री ने एलपीजी गैस सिलेंडर मुहैया कराने का काम किया। और आगे के लिए आपको मैं यह घोषणा करके जाना चाहता हूं, यहां पर हमारी पार्टी ने भी कहा है, होली और दिवाली पर 2 बार यदि हमारी उत्तर प्रदेश में सरकार बनती है तो होली और दिवाली पर मुफ्त एलपीजी गैस सिलेंडर मुहैया कराया जाएगा। मुफ्त एलपीजी गैस सिलेंडर मुहैया कराएगा। जो कहा था सब किया हम लोगों ने। इतना ही नहीं, यहां किसान बड़ी संख्या में मौजूद है। मैं भी गांव का रहने वाला हूं, मैं भी किसान का बेटा हूं, आप ही की तरह, आपसे अलग नहीं हूं। कभी भी किसानों ने नहीं सोचा कि हिंदुस्तान में ऐसी सरकार आएगी कि कम से कम हमारे जेब में 2 पैसा डालने का काम करेगी। बहनों भाइयों, प्रतिवर्ष 6,000 रुपया हर किसान के खाते में पहुंच रहा है। पहली बार यह हुआ है हिंदुस्तान। और मैं यह बात यदि आपसे कह रहा हूं तो इसकी भी आपको याद दिलाना चाहता हूं। एक बार राजीव गांधी जी ने कहा था, लाचारी व्यक्त की थी, क्या करें, दिल्ली से मैं 100 पैसा भेजता हूं लेकिन 85 पैसा भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता है, बामुश्किल 15 पैसा लोगों की जेबों में पहुंचता है। यह राजीव गांधी जी ने कहा था। बहनों भाइयों, मैं राजीव गांधी जी की यहां पर आलोचना नहीं करना चाहता। मैं किसी भी प्रधानमंत्री का, किसी भी राजनीतिक पार्टी का वह प्रधानमंत्री क्यों न हो, मैं उसकी कभी आलोचना नहीं करता हूं, क्योंकि मैं यह मानता हूं प्रधानमंत्री होता है, वह व्यक्ति नहीं होता है, वह संस्था होता है। स्वस्थ लोकतांत्रिक व्यवस्था में संस्थाओं की इज्जत की जानी चाहिए, उनका सम्मान किया जाना चाहिए, नहीं लोकतंत्र की सेहत खराब हो जाती है। लेकिन उन्होंने चिंता व्यक्त की थी, क्या करें, कैसे भ्रष्टाचार पर काबू पाएं। लेकिन आपने देखा हमारे प्रधानमंत्री ने चुनौती को स्वीकार किया और सिस्टम में बदलाव लाया, व्यवस्था में बदलाव लाया, और ऐसा बदलाव लाया कि आज दिल्ली से, बैंकों से, बहनों भाइयों, 100 पैसा निकलता है तो 100 का 100 पैसा आपकी जेब में पहुंचता है, 1 पैसा भी इधर उधर नहीं जाने पाता है। यह है सरकार चलाने का तरीका। ऐसे कई योजनाएं, एक आयुष्मान भारत योजना, अब मुझे नहीं मालूम है कि इसमें से कुछ लोगों को मिला है कि नहीं आयुष्मान भारत कार्ड, लेकिन कुछ लोग जरूर होंगे जिनको कि आयुष्मान भारत कार्ड मिला होगा। मिला है, जिनको मिला है जहां चाहिए, वाह, वेरी गुड। यह ब्रजभूषण शरण सिंह ने कमाल किया होगा, मिला है आयुष्मान भारत कार्ड। और बहनों भाइयों, जो कुछ वंचित रह गए होंगे, गरीब, उनको भी मिलेगा।
जो बहुत धनाढ्य लोग हैं उनको अभी नहीं मिलेगा, बाद में उसके बारे में विचार किया जाएगा, लेकिन मिलेगा। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं, आयुष्मान भारत योजना जैसी हम लोगों ने लागू की है बहनों भाइयों, पूरे विश्व में दुनिया के किसी देश ने इस प्रकार की योजना नहीं लागू की है। आप चाहे भारत में हो अथवा दुनिया के किसी दूसरे देश में हो, चाहे आप दिल्ली हो, मुंबई हो, कलकत्ता हो, कहीं भी हो, यदि आप बीमार पड़ जाते हैं और आपके पास आयुष्मान भारत कार्ड है तो दिखाकर 5 लाख रुपए तक का आप मुफ्त इलाज करा सकते हैं। यह है आयुष्मान भारत योजना, दुनिया में किसी देश के पास नहीं। ऐसी कई योजनाएं हम लोगों ने लागू की है। हमारे प्रधानमंत्री का संकल्प है हर घर में नल पहुंचेगा और नल से जल मिलेगा। अब मुझे नहीं मालूम है कि यहां पर नल पहुंचने का काम शुरू हो गया है कि नहीं, मैं नहीं कह सकता। शुरू हो गया है, शुरू हो गया तो हर घर में पहुंचेगा। मैं आश्वस्त करना चाहता हूं, कोई घर अछूता नहीं रहेगा जहां पर कि नल न पहुंच जाए और नल के माध्यम से लोगों को जल न मुहैया हो, ऐसा एक घर भी नहीं बचेगा। इसी को तो कहते हैं, इसी को तो कहते हैं मकान हो जाना, गैस सिलेंडर से खाना बनना, घर में ठीक ठाक अन्य सब सारी व्यवस्था हो जाए, कुछ पैसा भी बाहर से आने लगे। अब 6,000 रुपया हम लोग दे रहे हैं, लेकिन हम लोगों ने संकल्प लिया है आगे हमारी सरकार उत्तर प्रदेश बनेगी तो अपने किसानों को इसी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की तरह जहां 6,000 रुपया मिल रहा है, 6,000 रुपया और हम लोग मुहैया कराने का काम करेंगे। यह है हमारी सरकार। इसी को तो कहते हैं ना लक्ष्मी का आना, इसी को तो कहते हैं घर में लक्ष्मी का आना, कि और कुछ कहते हैं? अरे बहनों भाइयों, कुछ ये बताइए ठीक है कि नहीं? इसी को तो कहते हैं लक्ष्मी का आना। यानी जो कहा था हम लोगों ने किया। और मैं आपको यह भी बतलाना चाहता हूं, काम बहुत सारे हो रहे हैं, सारे कामों की मैं चर्चा नहीं करना चाहता हूं। मैं देश का रक्षा मंत्री हूं। बहनों भाइयों, हमने उत्तर प्रदेश की भी चिंता की है। उत्तर प्रदेश में अब तक केवल गोलियां बना करती थी, अब हम लोगों ने ऐसी इंडस्ट्री डाल दी है, डिफेंस कॉरिडोर बना दिया है कि बहनों भाई अब उत्तर प्रदेश में गोली ही नहीं बल्कि अब गोले भी बनेंगे। ऐसे हालात अब उत्तर प्रदेश में पैदा हो गए। और ये कुछ ही समय पहले ब्रह्मोस मिसाइल बनाने की फैक्ट्री, जिसका शिलान्यास मैंने किया है। बहनों भाइयों, यहां पर उत्तर प्रदेश की धरती पर कोई कल्पना नहीं करता था यहां ब्रह्मोस मिसाइल बनेगी। ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में शायद आप जानते नहीं होंगे। ब्रह्मोस मिसाइल से बहनों भाइयों यहां बैठे बैठे 400, 500, 600, 800 किलोमीटर की दूरी पर आपका दुश्मन है तो आप सीधा मार कर सकते हैं। यह है ब्रह्मोस मिसाइल। मेरे बहनों भाइयों, आपका भारत अब यह कमजोर भारत नहीं है। आपका भारत अब यह दुनिया का ताकतवर देश बन चुका है। पहले अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत कुछ बोलता था, दुनिया गंभीरतापूर्वक हमारी बातों को नहीं सुनती थी। कहते थे लोग, भारत है, बोल रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता, बोलने दीजिए। आज यदि भारत अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कुछ बोलता है तो सारी दुनिया कान खोलकर सुनती है कि भारत बोल क्या रहा है। देखा नहीं आपने? 2017 में मैं भारत का गृह मंत्री था। पाकिस्तान के कुछ आतंकवादियों ने आकर कश्मीर में, उरी और पुलवामा में हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों के ऊपर कायराना हमला कर दिया। कई हमारे जवान शहीद हुए। उसके बाद हमारे प्रधानमंत्री ने हम 2-3 लोगों को बुलाकर 10 मिनट के अंदर फैसला कर दिया। और उसके बाद हमारे बहादुर सेना के जवानों ने पाकिस्तान की धरती पर जाकर सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक करके आतंकवादी ठिकानों का सफाया कर दिया। यह है भारत की ताकत। हमने दुनिया को यह साफ संदेश दे दिया, भारत का चरित्र है कि भारत ने आज तक दुनिया के किसी देश पर कभी कोई आक्रमण नहीं किया है और न दुनिया के किसी देश की 1 इंच जमीन पर भारत ने कब्जा किया है।
लेकिन भारत की तरफ यदि कोई आंख उठाकर देखने की कोशिश करेगा तो आज हमारी यह ताकत है कि हम उसे सीमा के इस पार भी मार सकते हैं, जरूरत पड़ी तो उस पार भी जाकर मार सकते हैं। यह है भारत की ताकत। बहनों भाइयों, हम भारत का मस्तक किसी भी सूरत में झुकने नहीं देंगे। भारत माता का भाल झुकने नहीं पाएगा। आप यकीन रखना, पीड़ा होती है जब कांग्रेस के नेता राहुल गांधी संसद में खड़े होकर कहते हैं कि भारत और चीन के सेना के जवानों के बीच जब आमना सामना हुआ था, जब संघर्ष हुआ था, तो उस समय भारत के सेना के जवान बड़ी संख्या में मारे गए थे और चीन के केवल 3-4 मारे गए थे। बहनों भाइयों, रक्षा मंत्री होने के बावजूद मैं नहीं बोला। प्रधानमंत्री जी ने कहा, राजनाथ जी जाने दिए, आप मत बोलिए, जिसको जो मन आए बोलने दीजिए। ये तो हम लोग हकीकत जानते हैं क्या है कि हमारे बहादुर सेना के जवानों ने क्या किया है। हम लोग नहीं बोले। यों ही राहुल गांधी ने संसद में खड़े होकर यह बात कही, भारत के सेना के जवान ज्यादा मारे गए और चीन के तो केवल 3-4 मारे गए। बहनों भाइयों, ऑस्ट्रेलिया के एक माने जाने खोजी पत्रकार ने, वहां से निकलने वाले एक माने जाने अखबार, क्लेक्सान नाम था, KLEXON, क्लेक्सान नाम था, उस अखबार में लिख दिया उसने कि भारत और चीन के बीच गलवान की घाटी में लद्दाख में जो संघर्ष हुआ था, उसमें चीन के 38 से लेकर 50 सेना के जवान मारे गए थे। बहनों भाई, मैंने रक्षा मंत्री होने के बावजूद आज तक अपनी जुबान नहीं खोली थी, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने खुद ही इसका खुलासा कर दिया। फिर भी संसद में खड़े होकर अनाप शनाप बातें जो बनाता है ये लोग बोल देते हैं। मैं सारी विरोधी पार्टियों से मैं कहना चाहता हूं कि बहनों भाइयों, देश के मान सम्मान और स्वाभिमान के प्रश्न पर राजनीति नहीं की जानी चाहिए, बल्कि जब देश के मान सम्मान स्वाभिमान का प्रश्न सामने आ खड़ा हो तो सारे दलों को अपने राजनीतिक भेदभावों को भुलाकर एकजुट होकर उसका सामना करना चाहिए। और आप इस सीमा तक चले गए। और एक बात यह भी कह दी उन्होंने, मोदी जी जब से आ गए भारत में प्रधानमंत्री बनके, चीन और पाकिस्तान की दोस्ती हो गई। मैं तो इन बच्चों से भी कहना चाहता हूं, पढ़े लिखे हो, कांग्रेस के लोगों को, राहुल गांधी को भी बताओ, क्या आपने प्राचीन भारत का इतिहास तो नहीं पढ़ा है? कम से कम आजाद भारत का इतिहास तो पढ़ लेते। बहनों भाइयों, कश्मीर में सक्सगाम घाटी जिस पर पाकिस्तान का अवैध कब्जा था, पाकिस्तान ने सक्सगाम घाटी चीन के हवाले की थी। उस समय भारत का प्रधानमंत्री कोई था तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। इतना ही नहीं, पाक अधिकृत कश्मीर में काराकोरम जब हाईवे बना तो पाकिस्तान चीन की सहमत से बना। उस समय बहनों भाइयों, प्रधानमंत्री देश की श्रीमती इंदिरा गांधी थी, मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं थे। इतना ही नहीं, जब चाइना पाकिस्तान की दोस्ती के कारण चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बनना प्रारंभ हुआ, उस समय प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी थे, मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं थे। मैं किसी प्रधानमंत्री की आलोचना नहीं करता हूं, एक गलत बयानी नहीं की जानी चाहिए। यह हम लोगों के शासनकाल में नहीं हुआ। चाइना पाकिस्तान की दोस्ती हुई है तो आप लोगों के शासनकाल में हुई होगी, लेकिन फिर भी मैं इसको मुद्दा नहीं बनाना चाहता। बस इतना ही कहना चाहता हूं, देश की जनता को गुमराह नहीं किया जाना चाहिए। राजनीति का यह मतलब नहीं होता। आज उत्तर प्रदेश में देखिए, आपने समाजवादी पार्टी को भी शासन करते हुए देखा होगा, आपने बहुजन समाज पार्टी को भी शासन करते हुए देखा, आपने भारतीय जनता पार्टी को भी शासन करते हुए देखा। बहनों भाइयों, कोई मां का लाल इस सच्चाई को नकार सकता है? योगी जी ने करिश्माई काम किया है मेरे बहनों भाइयों, करिश्माई काम किया है। कानून और व्यवस्था के मोर्चे पर गुंडे बदमाश माफिया जेल के शिक्षों के पीछे है।
वहीं पर रहना वह बेहतर मानते हैं। और सबसे बड़ी बात, माफियाओं के आलिशान महलों को योगी जी ने धराशायी किया, तो यह भी फैसला किया हम उस स्थान पर किसी पूंजीपति को घर नहीं बनाने देंगे, बल्कि उस स्थान पर गरीबों का घर बनेगा। बहनों भाई, और मैं कहना चाहता हूं, विकास उत्तर प्रदेश में 84 योगासन कर रहा है। आप लोग जानते हैं ना कितने योगासन होते हैं, मालूम है कि नहीं? योगासन वगैरह करते हैं कि नहीं करते हैं? योगासन नहीं करते? कितने आसन होते हैं? 84 होते हैं। तो विकास 84 योगासन कर रहा है उत्तर प्रदेश में। 84 नहीं, 84 में एक छोड़ दिया है। 84 में 83 योगासन विकास उत्तर प्रदेश में कर रहा है। एक योगासन छोड़ दिया विपक्ष के लिए, उस योगासन का नाम है शीर्षासन। और विकास की पहली शर्त होती है कानून और व्यवस्था का चुस्त दुरुस्त होना। और उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार की कानून और व्यवस्था है बहनों भाइयों, उसकी सराहना सर्वत्र हो रही है, सारे देश भर में हो रही है। समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी, इनकी भी सरकारों को आपने काम करते हुए देखा। हम लोग कहते हैं कि डंके की चोट पर सरकार बनाएंगे, तो समाजवादी पार्टी कहती है हम दंगे की चोट पर हम सरकार बनाएंगे। यह हालत है, इतना बड़ा अंतर है। इसलिए मैं आप सबसे अपील करने आया हूं बहनों भाई। और समाजवादी पार्टी सचमुच जब अपने को यह समाजवादी कहते हैं तो मुझे तरस आती है। इन्हें समाजवाद छू तक नहीं गया है। समाजवादी वह होता है जो आम जनता को भय और भूख से मुक्ति दिलाए, भय और भूख का समाधान करे, वही समाजवादी है। यह जब आते हैं भय पैदा होता है, गरीबी बढ़ने लगती है। और आप कहेंगे कि यह दावा आप कैसे करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब 2017 में आई है गरीबी कम हुई है? मैं दावे के साथ कहता हूं कम हुई है। उठाकर आंकड़े कोई देख ले। 80 करोड़ लोगों को कोरोना का इतना बड़ा संकट आ जाने के बाद, लॉकडाउन था, कामकाज सारे बंद हो गए, दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, चेन्नई से लोग पैदल अपने घरों की तरफ भागने लगे। बहनों भाइयों, उस समय भी क्या हालात थे आप सबको मालूम है। रोजी रोटी का संकट पैदा हो गया। हमारे प्रधानमंत्री ने फैसला किया जब तक यह कोरोना का संकट रहेगा और हमारे मजदूरों को हाथों को काम नहीं मिलेगा, तब तक हर परिवार में महीने में 2 बार मुफ्त राशन मुहैया कराया जाएगा। मुफ्त राशन मुहैया कराया जाएगा। है दुनिया का कोई देश जिसने यह सुविधा मुहैया कराई हो? इसे कहते हैं भूख का समाधान जो करे वही समाजवादी है। इसलिए मैं कहता हूं सच्चे अर्थों में समाजवादी कोई है तो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी सच्चे अर्थों में समाजवादी है। ये कब से समाजवादी हो गए? और मैं यह भी आपको बतलाना चाहता हूं, पढ़े लिखे लोगों को मालूम होगा, हर राज्य का, हर देश का एक आकार होता है कि धन दौलत कितनी है। उसे कहते हैं कि अर्थव्यवस्था का आकार कितना है। बहनों भाइयों, जिस समय 2017 में यहां पर हमारी सरकार बनी थी, उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था का आकार 11 लाख करोड़ रुपया था। आज आपको जानकर खुशी होगी मेरे बहनों भाइयों, 5 वर्षों के अंदर दुनिया में कहीं नहीं हुआ। 5 वर्षों के अंदर उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था का आकार 11 लाख करोड़ से बढ़कर 21 लाख करोड़ रुपया पहुंच गया। यह है भारत। इसलिए हम आपसे अपील करने आए हैं कि बहनों भाइयों, आप सबका पूरा आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त होना चाहिए। और अजय कुमार सिंह के बारे में मुझे कुछ ज्यादा नहीं कहना है, आप लोग अच्छी तरह जानते हैं। और आपके सांसद ब्रजभूषण सिंह जी बखूबी अपनी भूमिका का निर्वाह कर रहे हैं संसद में। और मैंने तो देखा है, मैंने देखा है कि यदि किसी क्षेत्र की समस्या का प्रश्न रहता है तो आपके ब्रजभूषण सिंह
अपनी पहलवानी अंदाज में भिड़ जाने में भी रंच मात्र संकोच नहीं करते। हम लोगों को समझाना पड़ता है, अरे भैया संसद है, लेकिन पता नहीं कैसी पहलवानी आप लोगों ने यहां पर सिखा रखी है कि वहां भी तो बहनों भाइयों, मैं अजय कुमार सिंह के प्रति आश्वस्त होकर जाऊं, पक्का पक्का पक्का। तो एक बार हाथ उठाकर तालियां बजा दीजिए तो मैं मान लूं कि मैं बजाते रहिए। या प्रेस के मित्रों, आप देखो, यह दृश्य देखो, यह दृश्य देखो, यह दृश्य देखो। तो चलें, अब चलें, अब जाएं आश्वस्त होके, जाएं। अरे हमारे नौजवान जो नारा लगा रहे थे उनसे भी कहना था, जाएं। वाह, अरे भारत माता की, भारत माता की। बहनों भाइयों, ये नौजवान जो बोल रहे थे, इनकी पीड़ा को मैं अच्छी तरह समझ रहा हूं, इनकी पीड़ा को मैं अच्छी तरह समझ रहा हूं। कुछ ऐसी परिस्थितियां थी जिनके कारण यह फैसला लेना पड़ा है और उसका समाधान होगा। ओके, जय बोलिए भारत माता की जय, भारत माता की जय। ऐसे ही खास खबरों को देखने के लिए आप बने रहें खबर मंत्रा के साथ और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।